विचार तो एकदम सोने जैसा वक्तव्य रहा। चारियों कही थी हर चीज पे एक तरह से मक्खन, जैसे दही बिलोए के दूध बिलोए के मक्खन निकाल लेंगा, वही तना के वक्तव्य रहा जहिमा हमका सारी बातें एक बार पुनः देखा के मिली कि कितनी बातें भई और उनका रिजल्ट का रहा, उनका आगामी परिणाम का हुई, उनका हम कैसे कंट्रोल में रख सकी थे, सारी बातें हमका हमें आदरणीय माननीय एम्बेसडर महोदय जो रहे वह हमका सबका बताएंगे। तो इनका हृदय से अभिवादन और धन्यवाद कीन जात है, हम सबको प्रणाम करी थे उनका। और जैसा कि अभी हमका देखान है हम सबके मध्य में हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, जो कि बहुत विख्यात आलोचक और पूर्व विभागाध्यक्ष हैं हिंदी और आधुनिक भारतीय भाषा विज्ञान के। वो उनका अवधि पर बहुत बहुत सारा काम किया है, काम किए हैं हुई, और वही में हुई शोधों की ही है और पीएचडी वही में की हुई है। तो इतने बड़े व्यक्तित्व का अपने सबके बीच में पाए के हम सबको बहुत प्रसन्न हैं और उनके आशीर्वाद मिले, उनके दो शब्द मिले हमका सबका, वही के लिए उनका अभिवादन करित है और उनका हृदय से स्वागत करित है कि वे मंच पे आवे और अपनी बतकही और अपनी वरद उपस्थिति से हम सबका आह्लादित करें। स्वागत है, अभिनंदन है आदरणीय सर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी। और गुरु जी सैकड़न पीएचडी अवधि करवाए ने और अवधि नाम के पहली पत्रिका अवधि निकाले ने गुरु जी, हिंदी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय थे। प्रणाम है सर। भाखा संस्था से जुड़े जितने भाई बहन हैं सबका हम अभिवादन करी थे। बहुत अच्छा विषय चुनी है, बहुत बढ़िया गोष्ठी आयोजित की है, और इमा जितने लोग अपन विचार प्रकट की है उस सबसे हम सबका बड़ा लाभ हुआ है, बड़ी जानकारी मिली और एक नया जोश मन में आवा। मुख्य विषय है अवधि गद्य। हमारे ख्याल से यहाँ कोनो विवाद नहीं कि आज हर भाषा साहित्य का विकास मुख्य रूप से गद्य पर निर्भर है। कविता तो पिट गई, अब इसका आयुर्बल ज्यादा नहीं, गद्य का युग है। गद्य में विचार विमर्श, चिंतन, शोध कार्य, संचार माध्यम, जितने प्रयोजन हैं भाषा साहित्य के, उन सब का माध्यम गद्य होगा। तो हर भाषा के लिए, उसकी दीर्घायु के लिए, उसके विकास के लिए जरूरी है कि गद्य की जितनी विधाएं हैं उनका उत्तरोत्तर विकास हुए और वे कदम सर कदम मिलाते हुए और भाषाओं साहित्यों के साथ चले। हमारी जितनी जनपदीय बोलियां हैं इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनका गद्य बड़ा कमजोर है। गिनावे के लिए 10-20 नाटक, 10-5 उपन्यास, कहानी संकलन, जीवनी, यात्रा संस्करण वगैरह वगैरह, इन सब शैली, सब विधाएं कानून रूप में मिल रही हैं, लेकिन अगर उसका हम खड़ी बोली हिंदी के साथ तराजू पर रख के तौलित है, तुलनात्मक विवेचन कर, तो अब उनका स्तर बहुत कमजोर है। लेकिन इससे निराश हताश होने की जरूरत नहीं है, उस दिशा में कार्यक्रम बना। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी जिसका कहत है खड़ी बोली मानक हिंदी, उसका आरंभिक गद्य सबसे पहले अवधि में लिखा था। 11वीं शताब्दी की बात हम बता रहे हैं। दामोदर भट्ट नाम के एक लेखक, यही कौशली तब कहा जाता था, अवधि का नाम था, पुराना नाम कौशली, काशी के रहे वाले ही, बहुत बड़े विद्वान रहे। उस वक्त संस्कृत भाषा का जनसाधारण की जानकारी के लिए एक ग्रामर, एक व्याकरण भी लिखना है, उक्त व्यक्ति प्रकरण के नाम, और वो अवधि भाषा में लिखना है। इस पर विचार करने की जरूरत है कि आखिर और तमाम सब बोलियां नहीं। राजस्थानी वाले दावा कर रहे कि ये राजस्थानी बहुत पुरानी है, ब्रज वाले दावा करते हैं, मैथिली वाले दावा करते हैं,
पर आप देखें कि इन सारी बोली की भाषा विभाषाओं की अपेक्षा कोई माध्यम के रूप में कौशली माने अवधि की चुनिना है और उसमें संस्कृत के व्याकरण समझाइना है ताकि आम आदमी संस्कृत भाषा का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त के लिए बोले लिखे। ये बात आज से लगभग 1100 वर्ष पहले। तो जहां इसकी प्राचीनता, इसका इतिहास इतना गरिमा मंडित है, अब वर्तमान में आवे की जरूरत है। एक घटना ये भाई कि अवधि में जितना साहित्य लिखा गया है वो इसके पहचान अवधि के रूप में नहीं भाई। जैसे तमाम सारी टीकाएं, तमाम सारे भाष्य अवधि में रचे गए। कवि प्रिया की टीका अवधि में लिखी गई है, केशवदास का काव्य। रस की प्रिया की रामचंद्रिका की टीका अवधि में लिखी गई, रामचरितमानस की टीकाएं अवधि में आई। यही बाराबंकी के रहे वाले रहे हैं बैजनाथ जी, बैजनाथ कुर्मी लिखत रहे हैं और बड़े भारी टीकाकार रहे। रामचरितमानस की बहुत बड़ी व्याख्या हुई की इन्हीं, और वो इनकी सारी किताबें ही नवल किशोर प्रेस लखनऊ से छपी। तब इसका भाखा नाम दी जाता रहा, टीका नहीं कहा जाता रहा। जब कहा जाए कि रामचरित भाखा तो इसका तात्पर्य रामचरितमानस की टीका, उसका भाष्य। तो ऐसे हमारे पास उनकी सूची है 11-12 भाषाएं टीकाएं बैजनाथ जी की लिखी रही। एक बंदी दीन दीक्षित नाम के लेखक रहे हैं, नवल किशोर प्रेस के साथ जुड़े, उनकी 4-5 टीकाएं हैं। और ये सब 17वीं 18वीं शताब्दी की बात बता रहे हैं, लेकिन इनका अवधि के इतिहास में दर्ज नहीं की इनका है। इनका ब्रजभाषा गद्य कहा जा रहा है। दरअसल वो ब्रजावधि भाषा नहीं, एक कंबाइंड लैंग्वेज बनाई ना है ये लोग। जो ब्रजभाषा कही जा रही है वो ब्रजभाषा भी जनपदीय ब्रजभाषा नहीं न, वो काव्य भाषा है। और काव्य भाषा है कृत्रिम भाषा हुआ। तो ब्रज और अवधि दोनों को मिला के एक भाषा बनाई गई है। और विशेष रूप से मध्यकालीन सारा साहित्य, यहाँ तक कि तुलसीदास की ब्रज कहे वाली रचनाएं या अवधि कहे वाली रचनाएं खाटी अवधि खाटी ब्रज नहीं है, वो एक मिली जुली भाषा है, काव्य की भाषा, जो ने का नाम रहा ब्रजावधि। तो उस ब्रजावधि के भीतर जितनी टीकाएं लिखी गई उनका संग्रह करने की जरूरत है, उन पर शोध कार्य करने की जरूरत है। अभी जिसे गुणशेखर जी बतावत रहे, हम मेरे ख्याल से 40 साल हुई है अवधि गद्य पर पहली PhD जो उनका रायना है, वही में इन सबका विवरण दिया है। रमई काका के 250 नाटक जो रेडियो से प्रसारित हुए हैं, बड़ी मुश्किल से मिले रहे, 3 बक्सन में भरे रखे। और लड़का परिका कुछ घरेलू विवाद रहा, वो सोचत रहे कि अगर ये कहूँ लीक आउट हुई जाए तो फिर पता नहीं इनका स्वत्वाधिकार रही कि न रही, कहूँ छपवा न लिए, कहूँ बेच न लिए। तो खैर बड़ी मुश्किल से काका तब रहे, तो काका की इतनी कृपा है कि 1-2 बक्सा भी अपने सामने खुलवा देनी। और फिर कैंडिडेट हुआ बैठ के, कई घंटा बैठ के उनकी कुछ प्रतियां उतारता। वो जेराक्स वराक्स नहीं रहा है। आज जैसे हम फोटो खींच ली, सभी सुविधा नहीं रही। बहरहाल जो सामग्री मिली तो इसके आधार पर फिर आप देखिए कि क्रम इतिहास का चलत है। परीश जी, ये 2 तरह से गद्य लिखा गया। एक तो जो शुद्ध अवधि गद्य के अंदर कहानी या उपन्यास या नाटक लिखिन, और दूसर अवधि मिली जुली भाषा। जैसे आप फिल्में देख ली, फिल्मों में जितने पात्र, खासतौर से मध्य निम्न वर्ग के पात्र, नौकर चाकर, ये सब अवधि में बोलत। आज जो फिल्में आप देख रहे हैं हिंदी के नाम पर, उनमें डायलॉग ज्यादातर गांव देहात के पात्र जितने हैं सब अवधि बोल रहे हैं। उसका भोजपुरी कई दिन का है। अवधि के साथ बड़ी दिक्कत यह है कि रामचरितमानस तक का कहीं कि वो भोजपुरी में रची गए थे। अब कहीं का समझाई ये जोर जबरदस्ती का मामला है। जी जी। दिल्ली की सारी फिल्म इंडस्ट्री में आप पाएंगे कि डायलॉग ज्यादा से ज्यादा अवधि में जा रहे हैं। और यही तरह से जितने उपन्यास लिखे गए बड़े चर्चित में, अब जैसे राग दरबारी ले लो श्रीलाल शुक्ल का, सारे डायलॉग अवधि के हैं। मनोहर श्याम जोशी उपन्यास ले लो, सारे अवधि में है। इनको भी शामिल करने की जरूरत है। जब हम अवधि गद्य का इतिहास लिख रहे हैं तो भले ही इनके माध्यम खड़ी बोली है, लेकिन डायलॉग का बहुत बड़ा हिस्सा उनमें अवधि गए।
अब भगवती चरण वर्मा कहानी दो बांके और इस तरह से ले जहाँ डायलॉग दिए थे वो सब अवधि के जितना भी निम्न वर्गीय पात्र यानी नौकर चपरासी वगैरह वगैरह वो जानते हैं कि खड़ी पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग करें बरस और पात्रानुकूलता अवधि में पाई जाती। पढ़ी जी एक खास तरह के प्रयोग की हिन्ना है। तो चकलस के अलावा एक किताब उनका रही ला मजहब कहानी का संकलन है। तो यूं भाषा की हिंदुस्तानी है, उर्दू मिश्रित खड़ी बोली, लेकिन टोन पूरा अवधि का है। अब वो शायद किताबों को हम ढूंढे न मिली। यही तरह से माधुरी में जब पढ़ी जी का विशेषांक स्मृति विशेषांक छपा, डॉक्टर रामविलास शर्मा उनके संपादक रहे, तो उनकी कई सारी कहानी, उनके अवधि की बहुत सारी रचनाएं उसके अंदर दी गई हैं। पढ़ी इस ग्रंथावली में उनका अंतर्वा दिया। यही तरह से फिर आगे आप चलत हैं तो खाली नामे गिनावे है। आप देखिए कि चाहे भारतेंदु जी हों, भारतेंदु मिश्र कई उपन्यास और कहानी संकलन, विद्या बिंदु जी के, जगदीश पीयूष के, रमई काका के एक उपन्यास अभी तक प्रकाशित नहीं हुई पावा, ये है बड़े भारी दुर्भाग्य की बात। कलुआ बैल नाम का उनका उपन्यास नवजीवन के रविवारी परिशिष्टांक में छपा हुआ पड़ा। नवजीवन के जो साप्ताहिक परिशिष्टांक निकलत रहा है हर शनिवार इतवार का, वही में धारावाहिक रूप में छपा, लेकिन उसका पुस्तकाकार छापे का आज तक व्यवस्था नहीं हुई पाई। अवधि गद्य का हमें ख्याल से प्रस्थान है वो उपन्यास, वहां से शुरुआत हुआ है। फिर वही के साथ साथ सुशील सिद्धार्थ अंधेर उपाख नाम का उपन्यास हमें विद्यार्थी रहे हैं, विभाग में हम सबके देखत लिखी ना है, लेकिन फिर वो दबा रही गया। इनका मार्केट तो है नहीं और अपनी ओर से पैसा लगा के कितने लोग छपवा सकते हैं। हम सबका संयुक्त रूप से इस तरह का प्रयास करे पड़ी, ऐसी कोनो प्रकाशन संस्था या ऐसी कोनो एजेंसी जोने के माध्यम से ये प्रकाश में आ सके, चाहे सरकारी अनुदान से और चाहे निजी सहकारी संसाधन से। ऐसे भगवती प्रसाद त्रिवेदी के ले लियो, ज्ञानवती जी का ले लियो, जय सिंह व्यथित का ले लियो, आद्या प्रसाद प्रदीप का ले लियो, महेश अवस्थी के लियो, रश्मिशील के लियो, इन सब की कहानियां, इनके उपन्यास, इनका कथा साहित्य अगर इन सबका इकट्ठा किया जाए तो ये कई सौ पृष्ठों माने हजारों की पृष्ठ संख्या के भीतर ये जात। नाटक अवधि के बहुत पुराना, उपन्यास कहानी तो बाद में आई, लेकिन नाटक में एक तो लोक नाट्य परंपरा जो रही, रामलीला और नौटंकी और भड़ैती और स्वांग और इसी तरह के जितने भिन्न भिन्न दृश्य रूप रहे हैं वो सब अवधि के भीतर। अब स्वांग सपेड़ा पूरा अवधि में जा रहा, आधा पद्य है आधा गद्य है, उन सबको समेटने की जरूरत है। इसी तरह से नाटक के क्षेत्र में आप देखो कि गंगा प्रसाद मिश्र अच्छे लेखक रहे, प्रेमचंद स्कूल के, वही प्रेमचंद की शैली, वही परंपरा, एक नहीं न जाने कितने उनके कहानी संकलन और साथ नाटक रेडियो से जो प्रसारित हुआ था। युक्तिभद्र दीक्षित जी रेडियो से जुड़े रहे, इलाहाबाद से बराबर अवधि के नाटक दिया करते रहे। इसी तरह से छोटे मोटे, अब मित्र जी का ले लियो, मित्र जी के बहुत सारे नाटक इसी अवधि में आए हैं, तो इन सबको बटोरने की जरूरत है कि कहाँ सुनियोजित रूप से। अब सुहागिन नाम का नाटक है, उनका विशुद्ध प्रेम नाम का नाटक है, लक्ष्मण प्रसाद मित्र जी का अनोखे इनाम नाम का नाटक है, कोहरे पर कचौधन नाम का नाटक है, लगभग 1 दर्जन के आसपास उनकी कृतियां। सुमित्रा कुमारी सिन्हा ये रेडियो में महिला मंडल का कार्यक्रम चलती रही है, बतासा बुआ के नाम। इनकी वार्ताएं बहुत, रेडियो से जो वार्ताएं प्रसारित होती रही महिलोपयोगी, तो उनका संकलन अगर कहूँ से हो जाए। बौड़म लखनवी की बहुत सारी रचनाएं इससे जुड़ी हुई है। तो हमारे कहा कि मतलब यह है कि एक तो टीका साहित्य, दूसर कहानी, तीसर उपन्यास, चौथे नाटक, पांचवें लोक विधाएं, छठे रेडियो वार्ताएं, सातवें उपन्यास, आठवें कहानी, 9 यात्रा संस्मरण, 10वें निबंध संकलन। अब गद्य का कौन विधा बची का, समीक्षा और वो टीका और भाष्य, ये सब मिला ली जाए तो वानिकी सबके मिल गए। कौन विधा अछूती नहीं है, लेकिन ये सब बिखरी है।
अप्रकाशित हैं और धीरे धीरे अस्त व्यस्त हो रही हैं, कुछ दिनों बाद अनुपलब्ध हो जाएंगी। तो पहली समस्या है कि इनको बचावा जाए, इनको छापा जाए, इनका प्रकाशन प्रचार प्रसार हुए, और फिर जैसे अभी अखिलेश जी कहिए हैं, इनका पाठ्यक्रम से लगावा जाए, इनके ऊपर व्यवस्थित रूप से समीक्षा कराई जाए, इन पर शोध कार्य हुए, ज्यादा से ज्यादा शब्दकोश अवधि में बने, अवधि का एक मुकम्मल व्याकरण बन जाए, अवधि का एक मानक लिपिमाला बन जाए, अवधि में ज्यादा से ज्यादा अनुवाद हुई जाए, और अवधि भाषा साहित्य और खासतौर से गद्य लेखन का रोजगार से जोड़ दी जाए। अब जैसे फिल्मन में अगर कहीं अवधि का प्रवेश हो जाए, जैसे भोजपुरी गुहा है, बस भोजपुरी फिल्म से जुड़ के ज्यादा कुत्सित हुई गई है, बीभत्स हुई गई। भगवान करे कि उस तरह की कुत्सा और गंदगी ना हो, लेकिन अगर फिल्म माध्यम से जुड़ जाए तो स्क्रिप्ट लेखन के नाम से, डायलॉग राइटिंग के नाम से, एड राइटिंग के नाम से, ऐसे छोटे छोटे जो प्रचारात्मक एकांकी हुआ है, रेडियो से टीवी से प्रसारित, इन सब के नाम से अच्छा खासा मानदेय मिली है और उनका सामाजिक स्तर उठी है, एक साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता मिली है। वही दिशा में सोचे विचारे की जरूरत है, और दूसरी पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। मिश्र जी भी कह रहे थे कि इसको जनजीवन से, समाज से, देश काल से जोड़े करें। आज जब अवधि की चर्चा करी तो मोटे तौर से लोग इसका हास्य और व्यंग्य की भाषा समझते। अवधि माने हास्य व्यंग्य, अवधि माने गांव की चर्चा। गांव की चर्चा तो हो ही, लेकिन इसके साथ साथ नगर की चर्चा भी इसमें भरनी पड़ेगी। हास्य व्यंग्य की प्रधानता तो अवधि में है, पर उसके साथ साथ जीवन की और जो समस्याएं हैं और जो सवाल हैं उनसे भी उसको जोड़ने की जरूरत है। इस तरह से एक सर्वांगीण रूप कैसे विकसित हुए, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। हम देख रहे हैं राकेश जी अपनी जगह पर बहुत प्रयत्नशील हैं देश विदेश में पहुंचाने के लिए। गुणशेखर जी में नया जोश आया है, वे चीन से लौटे हैं और वहाँ का भाषा बोध और विकासक कर्म देख के मन में बड़ा उत्साह है। राम बहादुर जी जुटे राहत बेचारे, जौन साधन मिल जाते, ऐसे पीयूष जी का देख लियो। हमारे साथ कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, एक से एक युवा कार्यकर्ता कलम के धनी भी हैं और साथ ही साथ संस्था के रूप में ही भाषा का बढ़ावे, उठावे, आगे चलावे में बहुत सन्नद्ध है। बस एक सहकारिता की जरूरत है, अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं, वो एकजुट होकर के स्वदेश है, एक निश्चित लक्ष्य बना करके ये चलेंगे तो अवधि गद्य का भी और सर्वांगीण अवधि साहित्य का भी उत्तरोत्तर विकास होई, ऐसी आशा है, मंगलाशा है, और यही हमारी कामना है। इन्हीं शब्द के साथ हम बहुत बहुत बधाई और साधुवाद दे रहे हैं सबका। ईश्वर से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि उत्साह बना रहे। और इतनी समृद्ध भाषा है, हिंदी की जो 19 बोलियां हैं उनमें सबसे पुरानी, भाषा भाषियों की दृष्टि से सबसे बहुसंख्यक, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे विस्तृत, और साहित्य संपदा की दृष्टि से तो हम कहा करीत है कि एक तरफ पूरा हिंदी साहित्य और भारतीय साहित्य रखो और एक पलड़ा में खाली रामचरित मानस रख दियो, सही दोनों बराबर हो जाए। तो ऐसी संपदा जो उन्हीं भाषा के साथ है, उसका उत्तरोत्तर विकास हुए चाहिए। बहुत कुछ भा है इन पिछले 10 वर्षों के भीतर देख रहे हैं, लेकिन मन उबे नहीं माना थी का और 10 गुना ज्यादा हुए चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबका बधाई दे रहे हैं। हमका कुछ कहे का अपने विचार प्रकट करने का मौका दी हो, उसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार। प्रणाम, चरण स्पर्श। जय। ये विशद और हमारे ख्याल से पूरा एक झांकी जैसे दिखा दी गए हम सबका कि हम कहाँ हैं आज और कहाँ रहें पहले, सारी चीज हमका दादा आज दिखाई नहीं है। और जौन इनके हर खंड काल खंड के साथ जौन हमका सबका बतावा गया है वह आंखी खोले वाला है, और वही का देख के सोच के हम सबका एक संयुक्त प्रयास करे की जरूरत है। यही के लिए हम अपने जो हमारे बड़े लोग हैं उनका सबका हम जरूर क्या कही थे कि वह आपस में कुछ मिलके और एक दोनों दिशा निर्धारण करें, जैसे कि सबका एक रास्ता मिले, सब वही रास्ता पर आगे बढ़े, तब ही ने अवधि का कुछ बढ़िया और एक उज्जवल भविष्य
आ सके। तो यही के बारे में एक चीज हम या जरूर कहा चाहिए कि कहे से कि हमारे सबके मध्य में अम्बेसडर महोदय मौजूद हैं, तो एक मेरे ख्याल से या तो होइबे करी कि एक अवधि पुस्तकालय अगर बना हुआ जाए सेंट्रलाइज्ड। हाँ, बहुत बढ़िया है, क्या प्रस्ताव, बहुत सुंदर प्रस्ताव है, बहुत अच्छा। कहीं वही सारी कृतियां जो पब्लिश नहीं भई और जो को अगर को पब्लिशो कराए तो वही की एक दुई प्रति कौनी तरह से इकट्ठा करके एक अवधि पुस्तकालय बना हुआ जाए। और जो हमार भाषा संस्थान या भाषा मंत्रालय जो है अवधि खातिर स्पेशल कुछ, हालांकि कई नीतियां उनकी ऑलरेडी हैं, पर छपने के लिए और छपाने के लिए अगर वो सहयोग का कोई एक रास्ता खुलता है तो मेरे ख्याल से उससे समृद्धता और बढ़ेगी निस्संदेह। तो इस क्षेत्र में अनुरोध और विनम्रता से ये निवेदन है कि अगर आप कुछ कदम इसमें आगे बढ़ा पाए, हम सबको एक रास्ता दिखा पाए, तो अवधि निस्संदेह उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेगी। अनुरोध करते, सब जने अनुरोध करते हैं कि माननीय एम्बेसडर साहब हमारे सबकी प्रार्थना सुनिए जरूर। जी जी हाँ, बिल्कुल सुनी है। मैं बहुत ध्यान से सुना हूँ। मैं इनफैक्ट मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि कई 3 घंटे हो गए और एक पल के लिए भी मैं ध्यान नहीं हटा पाया हूँ। जी जी ये आपका बड़प्पन है। इतने उच्च स्तर का जो आयोजन आपने किया है, वो मैं समझता हूँ कि पिछले 20-25 सालों में इतना स्तरीय संवाद मैंने, सार्थक संवाद मैंने नहीं सुना, नहीं देखा। बहुत। हाँ, तो हर एक वक्ता ने जिस तरीके से आत्मीयता और एकदम निष्कपटता से अपने विचार रखे, वो ये, और सबने जिस सकारात्मक ऊर्जा से इसमें सहभागिता की, ये मैं समझता हूँ कि पिछले 25 वर्षों में मैंने किसी भी कार्यक्रम में इस तरह की सकारात्मक ऊर्जा और श्रद्धा नहीं देखी है किसी भाषा के प्रति। बहुत धन्यवाद। हाँ, और भारतेंद्र जी और प्रोफेसर दीक्षित जी, आप जैसे तो जिस तरह से आप लोग समर्पित हैं साहित्यकार, आपके साथ जुड़ के मुझे सम्मान और गौरव का अनुभव हो रहा है। आपने जो कुछ भी कहा मैंने बहुत ध्यान से सुना भी है और मैं नोट भी लेता रहा हूँ। क्या बात है। हाँ, तो मैं जरूर चाहूंगा कि हम लोग ये जो मंच आपने एकत्र किया है, स्थापना किया है, इसकी ये हमारा काम आगे बढ़ता रहे। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपके पास मेरा सेल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। आप चाहे तो नोट कर लें, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, 88 00 36 1958। एक बार फिर से 88 00 36 1958। 8800361958। तो आप सब लोगों के लिए मैं हमेशा समर्पित हूँ। जब भी आप दिल्ली आए तो जरूर मिलें, और मेरे लायक अगर कोई सेवा हो तो आप मुझे जरूर बताएं। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आपको, मैं अगर खुद नहीं मदद कर सकता हूँ तो जो उपयुक्त संपर्क है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में या साहित्य अकेडमी में, तो मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं उनसे आपको जरूर संबंध करा दूंगा। और अगर आप चाहे तो हम लोग यहाँ पे कुछ जो प्रकाशक हैं उनसे भी मैं आपकी एक मीटिंग करा सकता हूँ कि उनसे हम परिचर्चा कर क्या किया जा सकता है। जी जी जी, बहुत आभार। नहीं, मेरा सुझाव है, जैसे अभी भोजपुरी की सची मिश्रा जी की, उनकी जो बहुत मोटी पुस्तक उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने प्रकाशित की है, मुझे लगता है सरकार ने जो बॉडीज बना रखी हैं इसके लिए, मुझे लगता है उनसे भी संपर्क करना चाहिए। जरूर, मैं आपको जोड़ दूंगा। हम लोग मिल के उनसे बातचीत कर सकते हैं कि आगे क्या क्या है। बहुत अच्छा, बहुत और इतना विपुल साहित्य है, गद्य का भी, पद्य का भी, सारी विधाओं का। तो अगर हम एक ऑनलाइन भी उसका कलेक्शन कर लें तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। लाइब्रेरी भी बन जाए, डिजिटल लाइब्रेरी भी बन जाए तो उसका बड़ा क्या डिजिटल लाइब्रेरी तो वो तो पहले बनना ही चाहिए। जी जी जी, वो तो मस्ट है।
जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो समसामयिक विषयों की बात हुई, मैं समझता हूँ कि अवधि में जो ज्ञान है, अवधि में जो आध्यात्म है, अवधि की जो दूरदर्शिता है, तो मैं समझता हूँ कि न केवल समस्याओं की चर्चा अवधि कर सकता है, बल्कि अवधि मार्गदर्शन भी दे सकता है। ये जो आज की हमारी समस्याएं हैं, अगर आप अपने जो बहुत ही गौरवशाली साहित्यिक विरासत है उसमें ध्यान रख के देखें, उसके परिप्रेक्ष्य में, तो मैं समझता हूँ कि जो आज की जो सामाजिक त्रासदियां हैं, जो तनाव है, जो ऐसे प्रश्न है, उन सब का समाधान अवधि भाषा के और भाषा के जो साहित्यकार मिलेगा जी। जो अवधि समय से आगे रही है हमेशा। सांस्कृतिक भाषा विश्व की पूरे देश की है, कहीं भी रहे, चाहे हैदराबाद में हो चाहे कहीं, सब बिल्कुल मैंने हनुमान चालीसा जैसा प्रोफेसर दीक्षित जी ने कहा कि क्यों तुलसीदास जी ने अवधि में ही लिखा, उनको संस्कृत भी आती थी। हाँ, ऐसे ही जो संस्कृत को जो व्याकरण सीखने के लिए है, तो अवधि में ही क्यों लिखा गया 1100 साल पहले? जी जी जी। क्योंकि उस भाषा की जो पहुंच है वो अद्भुत है। जी बहुत। इसमें मैं समझता हूँ कि जी जी मेरा ये सुझाव एक और है। जैसे मुझे याद है कि भारतेंदु जी भी जानते हैं, आदरणीय दीक्षित जी भी जानते हैं, एक समय में हम लोग अवधि में कॉलम लिखा करते थे, जन संदेश टाइम्स में। उसके बाद वो फिर बंद हो गया। मुझे लगता है भारतेंदु जी, वो अगर प्रथा दोबारा शुरू हो जाए अखबारों में, तो हम लोग जो कॉलम लिखते थे उस समय पे अवधि में, सब वो अच्छा, वो चूंकि समसामयिक हुआ करता था, उसको पढ़ने में मजा आती थी। वो धीरे धीरे पता जन संदेश टाइम ने बंद कर दिया वो छापना। मुझे लगता है अगर अखबारों से हमारी रीडरशिप पर जो उनका अखबार बिकता है अवधि क्षेत्र में, और वो इसके लिए प्रेरित हो कि हाँ भाई कॉलम जो है अवधि में चाहे सप्ताह में 2 दिन ही आए कोई, तो मुझे लगता है इससे एक ना ये हमारी जो कॉलम लिखने की विधा है वो और अधिक विकसित होगी। तो और बातें भी सब मुझे लगता है कि अपने जो जन संदेश के वो है, अपने क्या नाम का नाम भूला एकदम, तो उनको सबसे अप्रोच करना चाहिए। हमें उनको बोलना चाहिए कि अमर उजाला करता, अमर उजाला एक अवधि पंच करके छापता है कविता में, तो मुझे लगता है इस चीज का विस्तार होना चाहिए। तो जो दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं उनमें अगर अवधि के कॉलम छपना शुरू हो जाएं, जैसे पंजाबी के हैं बहुत, क्योंकि हमारे साथ सबसे बड़ी बात समस्या ये है कि अवधि वालों को अवधि अपना बोध नहीं है। तो जब उनका बाजार का उनको भाव आ जाएगा कि अवधि वाले लोगों के बीच में अखबार बिक रहा है, जो अखबार का मालिक ये समझेगा कि मेरा बाजार इन लोगों के बीच में है और ये अवधि में लोग पढ़ते हैं। इसमें समस्या क्या आई थी? समस्या ये आई थी कि अवधि में लिखा हुआ लोगों के बीच में पढ़ने की समस्या थी कि अवधि में लिखा हुआ, और उसमें समस्या दूसरी थी, अगर हमने कोई गलती, मान लीजिए मैंने भेजा और मैंने कोई लिखने में गलती कर दी, तो उसकी एडिटोरियल डेस्क पे कोई भी आदमी उसको नहीं होता था। अगर मेरी कहीं कॉमा की गलती हो गई है तो कॉमा की गलती के साथ ही अखबार में छपता था वो। तो मुझे लगता है कि इन दैनिक समाचार पत्रों को के बीच भी इस बात को पहुंचना चाहिए कि वो अवधि के कॉलम को दैनिक या साप्ताहिक आरंभ करें। हाँ, इनसे बात कराइए। बिल्कुल बात है, लेकिन इसके साथ साथ और ये भी है, एक गलचौरा देखो नवभारत टाइम्स में अमरेंद्र त्रिपाठी लिख रहे हैं, एक टिप्पणी में भी लिख रहा हूँ, मंगलवार को आती है, लेकिन कोई फीडबैक भी हो ना, लोग अखबार वाले वो कहते हैं भैया तुम लिख रहे हो, हम छाप रहे हैं, लेकिन उसका फीडबैक भी कहीं से हो कि हाँ भाई कुछ अच्छा लगा, पाठक वर्ग की हो, उसका पाठक वर्ग भी हो चाहिए हमारे। जब लिखा जाए पाठक वर्ग, ठीक है, देखिए टिप्पणी जरूरी में भी छपा, बोली बानी, हाँ बहुत छपा है, बहुत छपा है, बहुत किए हैं, बहुत छपा है। ये एक अस्थायी कर दो ना स्तंभ आज से, इस हमारा सब चल रहा है। अभी आपको आप पहले मिलिए, अवधि के बारे में मैंने जितना, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, प्रवासी संसार के माध्यम सब चीजें बाहर रही हैं, जो आप देख रहे हैं प्रवासी संसार के माध्यम से बाहर रही है। उसमें योगदान तो है, लेकिन अस्थायी स्तंभ हो जाए आपसे। अरे भैया स्थायी देखे नहीं, आपको क्या बताएं हम आपको।
अब आगे धन्यवाद दीजिए, जी, आगे जी। कार्यक्रम बढ़ाइए। बहुत ही अच्छा, मेरे ख्याल बहुत ही नीक परिचर्चा रही। सबको अपन अपन हिसाब से सुझाव दिए और वहीं पे आगे मिलके काम हुए तो फिर कुछ सामने दिखावो करें। तो अब हमें बीच में हमारे सह संपादक महोदय हैं देवेंद्र निडर जी, हम उनका बुलाई थे कि वह आवे और अपन धन्यवाद वक्तव्य दिए। वैसे पहले एक दोहा उनके खातिर पढ़े गई थे, अवधि के लिए लिखे रहे। गुड़ भेली जैसी मधुर, गुड़ भेली जैसी मधुर, महुआ जस मिठुआर, और अवधि है मधुराब सम, दाढ़ी रस कै धार। तो अभिनंदन और स्वागत है हम सबके बीच में देवेंद्र जी के। व्यायामय और अपन धन्यवाद ज्ञापन दिए और आयोजन के समाप्ति कर घोषणा करें। हाँ, स्वागत। आदरणीय संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज भाखा पत्रिका के आह्वान पर आप सब अंतरजालीय संगोष्ठी में आए हो, इसके लिए सबका स्वागत है, अभिनंदन है। अवधि गद्य की विधाएं, समस्याएं और संभावनाओं पर जो चर्चा सब लोग करे हो, जहिमा हमारे मुख्य अतिथि अखिलेश मिश्र जी एम्बेसडर साहब कितनी बढ़िया बात बताई, कितना सद्भाव जो है दीन है बताई है। और अध्यक्ष जी गुरु जी सूर्य प्रसाद दीक्षित जी बहुत बढ़िया बात रखी। डॉक्टर रश्मिशील जी बाड़ी बंदना से कार्यक्रम शुरू था, आध्यात्मिक चेतना के बात करें। डॉक्टर अलका पांडे जी बीज वक्तव्य देकर बहुत बढ़िया बात बताई, कैसे अवधि का विकास हो सकते है। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शुक्ल सामाजिक चेतना और तमाम बातें बताए कि हाँ अपन बात रखी है। डॉक्टर शैलेंद्र मिश्र जी, श्री पद्मकांत शर्मा प्रभात जी, दोनों अखबार हैं, इनमें कैसे रिपोर्टिंग हो सकती अवधि के ऊपर वही बात करनी है। डॉक्टर सत्यप्रिय पांडे, डॉक्टर भरतेंद्र मिश्र जी, इनका तो बहुत ही योगदान रहा है, बहुत जगह से अवधि के लिए समर्पित हैं। डॉक्टर राकेश पांडे जी प्रवासी संसार देश विदेश तक अवधि के प्रति समर्पित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारे साथी जो चीन से आए हैं, डॉक्टर आशीष गोरे जी, अवधि के लिए इतना समर्पित, अपनी मातृभाषा के लिए आए और अपनी बात रखी, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव जी जो आकाशवाणी से जुड़ी हैं और अवधि के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। हम लोगों के ढाका पत्रिका परिवार के कार्यक्रम में धन्यवाद दी थे। और जो हमारा संयोजन मंडल है वही में सर्वश्री दादा आदरणीय डॉक्टर गुरुशेखर जी जो अवधि के लिए एक बीड़ा उठा चुके हैं। आने वाले समय में यहाँ निश्चित रूप से यह मसाल पूरे विश्व में जाई, ऐसे हम आशा करेंगे। और विनय कुमार शुक्ल जी जो संपादक जी हैं, उनको बहुत बढ़िया योगदान है। और संचालक महोदय की क्या बात कहे कि वही तो बहुत जबरदस्त तरीके से संचालन करेंगे। हमारा जो कार्यक्रम बढ़िया नीचे से संपन्न हुई गवा है, तो यही के लिए हम सबका और दोनों लोग जुड़े रहे हैं। 4 दिन जैसे पुस्तकालय बने की विचार, पिछली बार कार्यक्रम भा रहा है अंतरजालीय संगोष्ठी में विचार आवा रहा है अवधि सर्किट बनावा जाए। कि हमने इसकी जो पोस्ट डाली थी, कार्ड आपका जो किया था भुवनेश्वर जी ने, तो अभी उसमें जो ब्रिटिश के सांसद हैं वीरेंद्र शर्मा जी जो हाउस ऑफ कॉमन्स मेंबर हैं, तो अभी उनकी शुभकामना देख रहा हूँ मैं फेसबुक पे, तो उनको भी एक बार धन्यवाद कि लंदन से उन्होंने भी देख रहा हूँ। उनको भी धन्यवाद, आप दे ही रहे हैं, धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा। और दीक्षित जी आपके विचार सुन के, भारतेंद्र जी और यहाँ बहुत अच्छा सबके सबसे जुड़ के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और हम लोग जरूर संपर्क में रहेंगे। जी 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 बिल्कुल। प्रणाम आपको, आपका आशीर्वाद रहेगा तो ये फले फूलेगी। जरूर। बहुत बहुत आभार आप सभी का।
और देवेंद्र जी का भी आभार, क्योंकि वो सबका आभार दे रहे थे। और संजय सहित आप सभी का बहुत बहुत आभार, सादर। ऐसे आगे भी जुड़े, यही आशा है। बहुत बहुत प्रणाम सभी को। बहुत बहुत